हम लोगों ने मिल करके एक कपड़े की भी दुकान की, एक लकड़ी की भी दुकान की। 96-7 में हम चूंकि बीएसपी के होल टाइम कार्यकर्ता बने, तो फिर हम लोग चले गए दिल्ली केंद्रीय कार्यालय में। तो मैं दिल्ली केंद्रीय कार्यालय का बीएसपी का इंचार्ज हो गया। लखनऊ में मायावती जी का पर्सनल स्टाफ, जैसे निजी सचिव जो कहते हैं, उस रूप में मैंने काम किया। मायावती जी के यहाँ रहा और पूरी निष्ठा और ईमानदारी से मैं उनके यहाँ रहा। तो 2 बार मैं विधान परिषद में रहा और मिनिस्टर भी रहा मैं उनके यहाँ 2 बार। और उसके बाद अब हमारे उनके संबंध कैसे खराब हुए, मेरे तरफ से तो नहीं खराब हुआ, और उनको लोगों ने क्या समझाया, तो वो घटना हो गई। बीएसपी गवर्नमेंट ने बहुत साजिश करके मुझको फंसाने की कोशिश की। कांग्रेस से मिलके मुझे तबाह करने के लिए, बर्बाद करने के लिए बहुत सारे फर्जी केस बनवाए। सीबीआई में गई जांच, ईडी में गई। मैं पहला व्यक्ति था कि जिसकी जांच इस तरह हुई, और मुझे एक साजिशन बहुत परेशान किया गया, प्रताड़ना दी गई, और मुझे अंडर ट्रायल 4 साल जेल में रखा गया। कि राजनीति ही वो चाबी है कि इससे के जरिए सारी ताले खोले जा सकते हैं। इसलिए हम लोग राजनीति में लग गए, और राजनीति में लग करके जहां लगे वहां 11 में हमारे साथ धोखा हो गया। बड़े पैमाने पर हमारे साथ धोखा किया बीएसपी ने। हमको 9 मई में परिवार कल्याण विभाग दिया गया, और उसके बाद एक डॉक्टर की हत्या हो गई लखनऊ में, राजधानी में। और क्राइम जो है वो गृह विभाग के पास था, और गृह विभाग का मंत्री में नहीं था, गृह विभाग मुख्यमंत्री के पास था। हम कह रहे थे हत्यारे पकड़ो, हत्यारों को पकड़ने की बजाय करप्शन का केस लगा के हमें को बंद करा दिया गया, और जो हत्या का केस था वो उसकी कोई चर्चा नहीं हुई। हम लोग हत्या की बात करते रहे, हम करप्शन में जेल चले गए और हमें फंसा दिए गए, और 4 साल तक हम अंडर ट्रायल रहे, जो शायद अपने आप में पहला केस रहा होगा। इतनी उम्र में इतनी मेहनत करना बहुत कठिन की बात। ये समस्याएं तो जीवन में रहती हैं, लेकिन फिर भी मन में ये है कि हमको बातें कहनी है, लोगों के बीच में जाना चाहिए और लोगों को जागरूक करना चाहिए कि लोग अपने आने वाली पीढ़ी के लिए जागरूक हों। सबसे ज़्यादा आप दुखी कब हुए थे अपने जीवन में? जिसके लिए हम अपना पूरा जीवन समर्पित किए, अपना जीवन लगाया, कुछ नहीं देखा, दिन रात मेहनत की, और जिस नेता को हमने मतलब एक भगवान का दर्जा दिया, जब उसने धोखा दिया तो थोड़ा दुख तकलीफ तो हुई। आप सभी लोगों को नमस्ते। आपका हमारे YouTube चैनल अंशु साक्य चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आज आप हमारे साथ देख रहे हैं जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था। हजारों की संख्या में लोग कमेंट कर रहे थे कि जौनपुर के सांसद श्री बाबू सिंह कुशवाहा जी को बुलाया जाए। तो सर आज हमारे सेटअप कर आए हैं, और आप लोग जिनका पॉडकास्ट देखना चाहते थे आ गए हैं, उनका इंतजार समाप्त हुआ। सर स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। सर हजारों की संख्या में लोग कमेंट करते थे कि कुशवाहा साहब जी को बुलाया जाए। इसमें केवल और केवल आपकी जीवनी कह सकते हैं, पूरी जीवनी बताई जाएगी, राजनीतिक सवाल नहीं होंगे। और आपके बारे में अगर किसी को पढ़ना है तो गूगल पे कहीं भी सब लोग पढ़ सकते हैं, पर मैं आपसे अनुरोध करना चाहूँगा कि आज आप अपने बारे में खुद ही बताएंगे, क्योंकि वो जनता को बहुत अच्छा लगेगा। तो सर सबको पता है कि आपका जन्म कहाँ हुआ है, पर मैं आपसे भी कहना चाहूँगा सर बताइएगा कि आपका जन्म कहाँ पर हुआ। मेरा जो जन्म स्थान है अंशुल जी, बुंदेलखंड में एक बांदा जिला है, बांदा जिला में एक बबेरू तहसील है, वहाँ पे एक गांव है पखरौली, वहाँ पे मेरा जन्म हुआ 7 मई 1966 में।
और वहाँ के बाद स्वाभाविक है गांव में प्राइमरी होता है, उस समय कोई पब्लिक स्कूल तो थे नहीं गांव में। गांव में प्राइमरी स्कूल गए, फिर वहाँ से बबेरू आ गए, कस्बा है एक, परगना है। फिर वहाँ से हमारे बड़े वाले ब्रदर जो है, एक अतर्रा कस्बा बड़ा है, वहाँ पढ़ते थे, मैं वहाँ आ गया। तो वहाँ मैंने पढ़ाई की और पढ़ाई करते करते हम लोग थोड़ा सोशल हो गए और जो सोशल भी काम करने लगे और बीच में पढ़ाई को कम करके हम लोग थोड़ा अपना काम धाम भी शुरू की। उसमें एक हम लोगों ने मिल करके एक कपड़े की भी दुकान की, एक लकड़ी की भी दुकान की, तो ये भी साथ में चलता रहा। और इसी दरमियान हम लोग बीएसपी बनी, बहुजन समाज पार्टी। तो इसी दरमियान हम लोग बीएसपी में हम लोगों ने काम शुरू कर दिया। बीएसपी में काम करते करते हम जिला अध्यक्ष हो गए 94 में, और 94 में जिला अध्यक्ष होने के बाद 96-7 में हम चूंकि बीएसपी के होल टाइम कार्यकर्ता बने, तो फिर हम लोग चले गए दिल्ली केंद्रीय कार्यालय में। तो मैं दिल्ली केंद्रीय कार्यालय का बीएसपी का इंचार्ज हो गया। उसके बाद दिल्ली कार्यालय के इंचार्ज के बाद मैं लखनऊ आ गया। लखनऊ में मायावती जी का पर्सनल स्टाफ, जैसे निजी सचिव जी कहते हैं, उस रूप में मैंने काम किया। मायावती जी के यहाँ रहा और पूरी निष्ठा और ईमानदारी से मैं उनके यहाँ रहा। और उसके बाद फिर विधान परिषद में गया और 2 बार, शायद 2000 में विधान परिषद किया, तो 2 बार मैं विधान परिषद में रहा। और मिनिस्टर भी रहा मैं उनके यहाँ 2 बार। और उसके बाद अब हमारे उनके संबंध कैसे खराब हुए, मेरे तरफ से तो नहीं खराब हुआ, और उनको लोगों ने क्या समझाया, तो वो घटना हो गई। पहले एक सीएमओ मारा गया, फिर दूसरा मारा गया, फिर तीसरे की संदिग्ध परिस्थितियों में जेल में डेथ हो गई। 2 जब मारे गए तो रिजाइन हुआ हमारा, और रिजाइन होने के बाद फिर मुझे बीएसपी गवर्नमेंट ने बहुत साजिश करके मुझको फंसाने की कोशिश की। उन दिनों में 10-11-12 में कांग्रेस की सरकार थी और बीएसपी का समर्थन था। तो बीएसपी के नेतृत्व ने कांग्रेस से मिलके मुझे तबाह करने के लिए, बर्बाद करने के लिए बहुत सारे फर्जी केस बनवाए। सीबीआई में गई जांच, ईडी में गई। मैं पहला व्यक्ति था कि जिसकी जांच इस तरह हुई। जब मेरे पास कुछ नहीं मिला तो जो सोसाइटियां होती हैं, कॉलेज वाले की समितियां, उन पे जांच की गई। कहा गया कि करप्शन का पैसा वहां लगा है, और मुझे एक साजिशन बहुत परेशान किया गया, प्रताड़ना दी गई, और मुझे अंडर ट्रायल 4 साल जेल में रखा गया। और 4 साल बाद मैं बेल से आया। तो हम लोग जब जेल में थे तभी हमने जन अधिकार पार्टी बनाई थी। जब जेल में जब थे तो हमारे साथियों की बात हुई कि भाई हम लोग गरीब और कमजोर के लिए काम करते थे बीएसपी में, इसीलिए गए थे कि पिछड़े और दलित और आदिवासी और किसान मजदूर की और मुसलमान भाइयों की बात करेंगे, बहुजन समाज बनाएंगे, इस देश के जो बहुसंख्यक समाज है उसकी लड़ाई लड़ेंगे। तो बीएसपी तो भटक गई उस रास्ते से, लेकिन हम लोग करेंगे इस काम को। तो हम लोगों ने जन अधिकार पार्टी बनाई, और जेल से निकलने के बाद
हम लोगों ने जब 16 में हम जेल से निकले तो फिर हम लोग उस सबके बीच में गए, लोगों से मिले, सभी जिलों में सलाह मशविरा करके। सर आपने तमाम तरीके की बातें बताई हैं। अब एक चीज़ बताइए सर, आपने राजनीति ही क्यों चुनी है? क्योंकि आप अपने कारोबार को आगे बढ़ा सकते थे। जब हम बिजनेस कर रहे थे तो जब आपसे बताया बीएसपी में काम करने लगे तो जो एक समाज में गैर बराबरी थी वो बहुत झकझोरती थी। जो समाज में गैर बराबरी थी, ऊंच नीच था, भेदभाव नहीं था, भेदभाव था, तो वो बहुत कचोटती थी। चाहे वो पिछड़े समाज के लोग हों या दलित समाज के लोग हों, हम भी अपने आप में पिछड़े वर्ग के होने के नाते हम लोग भी ये महसूस करते थे कि कुछ तो बात है। आखिर हम क्यों, कुछ लोग ऊंचे हैं जाति से, कुछ लोग नीचे हैं जाति से, ये मन को कचोटती थी। फिर बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में जाना, और जब मानव कांशीराम जी ये विचार लेके आए, वो जब उनको हमने समझने की कोशिश की, फुले के बारे में, सतपाल साहू जी के बारे में, बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में, ललई यादव के बारे में, पेरियार के बारे में, बिरसा मुंडा हुए, हमारे संतराम बीए हुए, और बहुत सारे जितने महापुरुष हुए के बारे में जानने और पढ़ने के बाद ऐसा लगा कि हम लोगों को इसमें अपना योगदान देना चाहिए, उसके लिए समाज को जागरूक करने में लगना चाहिए। तो हम लोग लगे, और लगे तो उसका रिजल्ट भी आया। चलिए 93 में सपा बसपा की सरकार बनी, फिर इंडिपेंडेंट 95 में बन गई बसपा की, बीजेपी के सहयोग से, फिर 97 में बन गई, फिर 2002 में सरकार बन गई, फिर फुल बहुमत की सरकार 2007 में बन गई। तो उसका एक समाज में चेंज भी नजर आया कि बीएसपी की सरकार बनी, बीच बीच समाजवादी पार्टी की सरकार बनी। समाज में हम लोगों ने देखा बड़े पैमाने पर चेंज आया। जो लोग बोल नहीं सकते थे, बराबरी में बैठ नहीं सकते थे, उनको भी काफी सम्मान हासिल हुआ। तो इसलिए हम लोग लग गए राजनीति में, चले गए हम लोग राजनीति में। समझ गए बाबा साहब अम्बेडकर की बात की, राजनीति ही वो चाबी है कि इससे के जरिए सारी ताले खोले जा सकते हैं। इसलिए हम लोग राजनीति में लग गए, और राजनीति में लग करके जहां लगे वहां 11 में हमारे साथ धोखा हो गया। बड़े पैमाने पर हमारे साथ धोखा किया बीएसपी ने। बहुत सारी बातें हैं। देखिए, हमको 9 मई में परिवार कल्याण विभाग दिया गया, और उसके बाद एक डॉक्टर की हत्या हो गई लखनऊ में, राजधानी में। और क्राइम जो है वो गृह विभाग के पास था, और गृह विभाग का मंत्री में नहीं था, गृह विभाग मुख्यमंत्री के पास था। और 2 डॉक्टर मार दिए गए धीरे धीरे करके, और एक सिपाही का ट्रांसफर नहीं हुआ। आप लोगों ने कभी, आप तो छोटे रहे होंगे, लेकिन अगर आप कभी चर्चा करेंगे कि बीएसपी गवर्नमेंट में अगर ऐसी घटनाएं हो जाए तो कप्तान सस्पेंड हो जाता था, बदल दिया जाता था। और लखनऊ राजधानी में 2 डॉक्टर मार दिए गए और एक सिपाही का ट्रांसफर नहीं हुआ। जेल के अंदर एक डॉक्टर सचान की संदिग्ध हालत में मौत हो गई, एक जेल का सिपाही का ट्रांसफर नहीं। ये बड़ी अजीब सी बात थी। ये साजिश मुझे समझ में नहीं आई। और फिर मुझे, हम लोग कह रहे थे हत्यारे पकड़ो, हमसे रिजाइन ले लिया गया। हम कह रहे थे हत्यारे पकड़ो, हत्यारों को पकड़ने की बजाय करप्शन का केस लगा के हम ही को बंद करा दिया गया। और जो हत्या का केस था वो, उसकी कोई चर्चा नहीं हुई। हम लोग हत्या की बात करते रहे, हम करप्शन में जेल चले गए और हमें फंसा दिए गए, और 4 साल तक हम अंडर ट्रायल रहे, जो शायद अपने आप में पहला केस रहा होगा।
4 साल बाद अंडर ट्रायल हम छूटे, जमानत पर आए। तो हम, जैसे मैं आपको बताया था कि हम पूरे प्रदेश में 75 जिलों में हम गए, लोगों से मिले, संपर्क किया, लोगों से अपनी बातें हमने कही, लोगों को भरोसा हुआ। हम लोगों ने जन अधिकार पार्टी के माध्यम से चुनाव भी लड़े, बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं आया, लेकिन हम लोगों के बीच में जाते रहे, बात करते रहे, और आज भी हम लोग वो सिलसिला जारी किए हैं। चाहे वो जाति जनगणना का हो, एक समान भागीदारी का है, एक समान शिक्षा का है, भाईचारा बनाने का है, ये बातें हम लोगों के बीच में जा कर के कहते रहते हैं। चाहे किसान की समस्याएं हो, मजदूर की समस्याएं हो, कर्ज माफी का मामला हो, हम ये सारी समस्याओं को लेकर के लोगों के बीच में जाते हैं और कहते रहते हैं। अभी हम जो है 24 के चुनाव में पीडीए की बात आई, संविधान को बदलने की बात आई, तो हम इस हैसियत में नहीं थे कि हम मुकाबला कर सकते बीजेपी का। हम लोगों ने समाजवादी पार्टी का समर्थन किया, उन्होंने हमें जौनपुर से लड़ाया और अपना सिंबल दिया और जिता करके हमको लाए। तो ये शार्ट में मैंने अपना सफर बताया, और अगर उसको गहराई से बहुत चर्चा करें तो बीच बीच में बहुत दुख तकलीफ आई, तो उसकी मैंने बहुत बातें नहीं की, मैंने शार्ट में ये बातें आपसे। सर जैसे बहुत सारी चीजें बताई आपने, संघर्ष भरा जीवन रहा आपका, मतलब स्टार्टिंग में जो आपने मेहनत की और आज लगातार अभी भी आप संघर्ष कर रहे हैं। 75 जिलों में आप घूमते हैं, लोगों के बीच में जाते हैं, तमाम प्रकार की आपके पास समस्याएं भी आती हैं, कैसे हैंडल कर लेते हैं आप ये सभी चीजें? इतनी मेहनत, मतलब इतनी उम्र में इतनी मेहनत करना बहुत कठिन की बात है। समस्याएं तो जीवन में रहती हैं। समस्याएं तो एक यही बहुत बड़ी है कि मुकदमे हैं, सीबीआई के हैं, ईडी के हैं, और मुकदमे हैं, परेशानियां हैं। लोग बहुत आसानी से बातों को नहीं समझते, लेकिन फिर भी मन में ये है कि हमको बातें कहनी है, लोगों के बीच में जाना चाहिए और लोगों को जागरूक करना चाहिए कि लोग अपने आने वाली पीढ़ी के लिए जागरूक हों। जो हमें, हमारे महापुरुषों ने जो हमें अधिकार दिया है, वोट का, लोकतंत्र है, तो हमें उसको अपने और अपने बच्चे के हित में, समाज के हित में उसका यूज करना चाहिए। तो उसको हम जन जन तक पहुंचाते रहते। जी सर, एक चीज और बताइए, जैसे आपके बचपन में फिर से आ जाते हैं, जैसे तमाम कोई भी व्यक्ति हो, सबका बचपन होता है, सब अपने अपने खेल खेलते हैं। जैसे हम अपने इटावा आसपास की बात करी जाए तो गिल्ली डंडा बोला जाता है, क्रिकेट बोला जाता है, तमाम चीजें होती हैं, और वो कंचा बोला जाता है। आपके बांदा जिला में आपने अपने जीवन में कौन कौन से खेल खेले हैं बचपन? ये भी खेल हमारी तरफ भी गिल्ली डंडा और कंचे वाला खेल था, हमारे बचपन में भी था। और जब हम कॉलेज में आए तो हम कॉलेज में खेलते थे, कबड्डी खेलते थे और खेल खेलते थे। तो कॉलेज में भी हम लोग खेलते थे और अच्छा खेलते थे। और बाद में इसमें आ गए, हम सामाजिक जीवन में आ गए, तो उधर ध्यान नहीं रह गया, लेकिन खेल भी अच्छा है और जितने खेलों का नाम ली सब हमारे। अच्छा, आपके यहाँ भी गिल्ली डंडा वगैरह आपने खेले हैं, कंचे? हाँ, गिल्ली डंडा करते हम लोग खेले, अच्छा अच्छा। बचपन में खेले। एक और खेल होता है, टायर चलाया जाता है, साइकिल वाला। हाँ, वो भी चलता था। वो भी चलता? वो भी चलता था। अच्छा, वो भी चलता था। सर एक चीज और बताइए, एक सवाल ऐसा भी है जो कह सकते हैं आज की जनरेशन में बहुत ज्यादा चर्चित रहता है, क्या उस जमाने में भी ऐसा होता था? जैसे मैं सवाल पूछ ले रहा हूँ आपसे, आपकी जब शादी हुई थी तो क्या लव मैरिज वगैरह हुई थी? सुनने में ये भी आता है कि आपका की शादी सम्मेलन में हुई थी। नहीं नहीं, अरेंज मैरिज सम्मेलन नहीं था, उन सम्मेलनों का चलन नहीं था बहुत। अरेंज मैरिज थी, छोटे में तय हो गई थी। और जब हम 11th में थे तो शादी हो गई थी, और हालांकि उसके 5 साल बाद, 5-7 साल बाद फिर दोबारा गौने में कहते हैं ना, कहते हैं जब पहले गौना होता था। हाँ हाँ, अच्छा, तो फिर 5-6 साल बाद जो है वही थी। सर एक चीज अब बताइएगा, आपके जीवन में आपको सबसे ज्यादा
प्रसन्नता कब हुई थी? आप सबसे ज्यादा अपने जीवन में खुश कब हुए थे? जब आप विधान परिषद में गए थे या फिर मंत्री बने थे जब? देखिए, आ विधान परिषद में गए, मंत्री गए या सांसद बने, ए खुशी इन सब चीजों में कब हुई, मंत्री बनने की, उसकी बनने की, ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि हम बने और कभी इतना टाइम नहीं लगा हमको कि हम मंत्री बने हैं तो कुछ उसको एंजॉय कर सके या कुछ मतलब खुश हो सके, या लोगों के बीच में इतना काम था। मायावती जी के पास थे तो अधिकांश जीवन काम में बीता, कभी ये जानने समझने का, दौड़ा करने का, इसका कभी मौका नहीं मिला, बस काम काम काम। आज जब मैं एमपी हुआ हूं, ये जरूर मुझे दिल से खुशी मिली है, काम तो अब भी है कि नहीं, हम लोग मेहनत किए, सब लोगों ने हमें जिताया, और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, आदरणीय अखिलेश यादव जी का बहुत बड़ा रोल रहा। सब लोगों ने मिल करके, हमारे साथियों ने, जन अधिकार पार्टियों के साथियों ने, पूरे प्रदेश के साथियों ने दिन रात एक करके वहां डेरा डाले रहे, सब लोगों ने मिल करके जिताया मुझे। जौनपुर की जनता बहुत पढ़ी लिखी है, उनका भी मैं धन्यवाद देते रहता हूँ, आपके माध्यम से भी धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने मुझे जिताया, और सबसे बड़ी खुशी मुझे अगर मैं कहूँ तो इस समय मेरे। अभी वर्तमान समय में आपको सबसे ज्यादा खुशी हुई है? जी। एक सवाल और है, सबसे ज्यादा आप दुखी कब हुए थे अपने जीवन में? क्योंकि खुशी के चक्कर में बहुत सारे लोग दुख भूल जाते हैं। देखिए, दुखी तो सबसे बड़ी बात ये हुई कि जिसके लिए हम अपना पूरा जीवन समर्पित किए, अपना जीवन लगाया, कुछ नहीं देखा, दिन रात मेहनत की, और जिस नेता को हमने मतलब एक भगवान का दर्जा दिया, जब उसने धोखा दिया तो थोड़ा दुख तकलीफ तो हुई। धोखा जब कोई देता है जिस पर बहुत भरोसा करिए तो दुख तो होता है, ज्यादा दुख उसी समय हुआ है। सर, ये बताइएगा कि आपने देश और प्रदेश के लिए बहुत सारी ऐसी चीजें की हैं जो 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 व्यक्ति उसका लाभ ले पाया शायद ही आपको जिंदगी भर भूल नहीं पाएगा। आपने कह सकते हैं उत्तर प्रदेश की जनता के लिए वो काम करके दिखाए हैं जो और लोगों ने नहीं किए। अब आपका क्या प्लान है, क्या है आप भविष्य में करना चाहते हैं? देखिए, वो जो खुशी आप कह रहे हैं, तो जो लोगों के हम काम आ सके, जो लोगों की मदद की है, उनका काम हो गया, तो वो बड़ा सुकून भरे होते हैं। जैसे आज जो बच्चे मिलते हैं, अगर हमने कुछ उनकी मदद कर पाई है, और हमारे मदद से अगर उनको कुछ फायदा हुआ है, तो जब वो मिलते हैं और आगे बढ़ते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी मिलती है, दिल से खुशी मिलती है। और हम लोग इस कोशिश में हैं कि हमारा प्रदेश आगे बढ़े, देश आगे बढ़े। तो हम ये चाहते हैं कि प्रदेश और देश तभी आगे बढ़ेगा जब इस देश का, प्रदेश का किसान खुशहाल हो, हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा हो, और पढ़ने के बाद रोजगार मिले। तो इन चीजों पर हम लगे हुए हैं कि अगर हमें देश को मजबूत करना है, प्रदेश को मजबूत करना है, तो हमें यहाँ के लोगों को मजबूत करना हो। तो यहाँ के लोगों को मजबूत तभी हम कर पाएंगे जो संविधान हमारा कहता है, बाबा साहब अम्बेडकर ने जो लिखा है, सबको हक हिस्सा एक समान मिलेगा और सबको समान अवसर मिलेगा, तब हम देश को मजबूत कर सकते हैं। सर, आपको मान्यवर कांसीराम साहब जी के करीबी बोला जाता है, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? मान्यवर कांसीराम साहब के बारे देखिए, कांशीराम साहब थे, वो हमारे नेता थे, मसीहा थे, तो वो हमारे नेता थे। वो जो उनसे हम जो सीख पाए, वो आज भी हम उनकी सीख को याद रखते हैं। जिसको नेता मानते हैं तो उससे आदमी सीखता है, समझता है, कोशिश करता है कि भाई अच्छा हो। सर, आपने जन अधिकार पार्टी का गठन किया, तमाम आपका संघर्ष रहा, लगभग 10 साल आपने भरपूर कोशिश की, तमाम चीजें,
सफलता अब आपको मिली है। बहुत सारे जगह ये लिख कर आया था कि बाबू सिंह कुशवाहा साहब जी का राजनीति में पुनर्जन्म हुआ है। इस बात को लेकर आप क्या कहेंगे? अब लोगों की अपनी अपनी क्रियापद क्रिया है, क्या लोग कहते हैं तो नरजन्म कहते हैं, क्या कहते हैं, लेकिन हम काम तो कर ही रहे हैं। काम कर रहे हैं से हम जीत रहे हैं या नहीं जीत रहे हैं, लेकिन हमारी वजह से लोग जीत रहे हैं। जी। कहीं पे हमारी वजह से लोग हार रहे हैं, कहीं पर हमारे वजह से जीत रहे हैं, कहीं पर हमारी वजह से लोगों को फायदा हो रहा है। अगर हम काम कर रहे हैं तो लोगों को फायदा हो रहा है। जैसे हम मान लीजिए सोचे कि भाई हम मौर्य हैं, कुशवाहा हैं, तो जब हम काम कर रहे हैं तो जो दूसरी पार्टी में लोग हैं उनको फायदा हो जाता है हमारे समाज के लोग। तो जो अदर बैकवर्ड के लोग हैं, जब हम काम कर रहे हैं उनको जागरूक करने का, तो जो दूसरी पार्टी वाले हैं वो अदर बैकवर्ड क्लास लोगों को फायदा पहुंचाने की कोशिश करते हैं। कितना फायदा पहुंचता है वो कर पाते हैं समाज के लिए कि नहीं कर पाते, लेकिन वो फायदा पहुंचाने की कोशिश करते हैं ताकि हम जो कह रहे हैं वो बात सही ना हो। सर, आज की युवा पीढ़ी के लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि आपके साथ लाखों करोड़ों की संख्या में युवा हैं? हमारे नौजवान बच्चों से हमारी यही अपील है कि खूब अच्छा खाना खाएं, खूब अच्छा पहने, और जो नशाखोरी का समाज में बड़ा व्यापक दुष्प्रभाव पड़ रहा है, नशाखोरी से दूर रहें और पढ़ाई के साथ साथ अपने अधिकारों के प्रति जानना बहुत जरूरी है। तो खास करके संविधान को भी जाने, संविधान को भी थोड़ी बहुत पढ़े। अपने अगर हक अधिकार के बारे में जानते रहेंगे तो बहुत अच्छा। और राजनीतिक तौर पर जागरूक होना चाहिए। राजनीतिक तौर पर जागरूकता का मतलब ये नहीं है कि हम एमएलए एमपी बन जाए। राजनीति से पता हो कि हमें क्या अधिकार मिलने हैं, क्या अधिकार छीने जाते हैं। तो राजनीतिक तौर पर जागरूक रहना बहुत जरूरी है। जी। सर, पहले सोशल मीडिया नहीं हुआ करती थी। आपके ज़माने में सोशल मीडिया का दौर अभी 6-7 साल पहले से आया है। पहले का आपका जीवन कैसा हुआ करता था? नेताओं लोगों का जीवन कैसा होता था? पहले तो सोशल मीडिया, संदेश कैसे पहुंचा? मोबाइल भी नहीं थे, टेलीफोन आ गए थे, टेलीफोन के माध्यम थे। और मान लीजिए साइकिलें थी, मोटरसाइकिल, हम लोग जिन लोग समाजों से आते हैं, बहुत मोटरसाइकिलें भी नहीं थी, साइकिलें थी। साइकिलों भी कम लोगों के पास होती थी। तो हम लोग एक दूसरे के माध्यम से मैसेज कहते थे, इकट्ठा होते थे, और इकट्ठा होकर के सारी बातें लोगों तक पहुंच जाती थी और अच्छे काम होते। सर, आपने किस किस पर सफ़र किया है? क्योंकि आज तो आप हेलीकॉप्टर से चलते हैं। कहाँ से साइकिल भी आपने चलाई थी? हम लोग पैदल भी चले हैं, लोग बहुत साइकिल यात्राएं की हैं बीएचकी में रहकर। साइकिल से आना जाना था, मोटरसाइकिल से आना जाना था। बहुत बाद में हम लोग गाड़ियों वाड़ियों में चढ़े, बसों में खूब आए। जैसे यात्रा शुरुआत की थी वैसे। चलिए, तो देख सकते हैं आप लोग, सर ने तमाम तरह की बातें बताई हैं। वो सभी बातें बताई हैं जो सर के जीवन में थी। अ, दुख भी छलका है जो बताया कि जिनको नेता मानते थे उन्होंने धोखा दिया। कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा दुख होता है। और खुशी का पल आपको जानने का मौका मिला है। खुशी सबसे ज़्यादा जब हुई थी जब अभी जौनपुर से सांसद बने और बहुत बड़ी जीत हुई। एक महिलाओं के बारे में भी एक बात और बता दीजिए बस। देखिए, हमारी बहनों को, बेटियों को भी बहुत जागरूक रहने की जरूरत है। बाबा साहब अम्बेडकर ने जब कांग्रेस गवर्नमेंट से, माननीय जो पूर्व प्रधानमंत्री थे माननीय जवाहरलाल नेहरू जी, उनके कैबिनेट से जब उन्होंने ज्वाइन किया था तो हिंदू कोड बिल पर दिया। और हिंदू कोड बिल पूरी हमारे बहनों पर आधारित ज्यादा था। महिलाओं को अधिकार रहे, बराबरी का अधिकार रहे, संपत्ति में अधिकार रहे, हर क्षेत्र में उन्हें समानता का अधिकार रहे। ये मुख्य रूप से बातें थी। तो हम देखते हैं समाज में बड़ा गलत मैसेज है। कुछ बहनें हमारी सोचती हैं कि नहीं, बाबा साहब अम्बेडकर दलित के थे या ओबीसी के थे। बाबा साहब अम्बेडकर सबके थे। बाबा साहब अम्बेडकर, महात्मा फुले साहू ने संघर्ष किया, हमारे देश के सभी समाज के महिलाओं को आगे बढ़ने का और पढ़ने लिखने का राइट मिला। तो मैं उनसे भी कहूँगा, पढ़ें, खूब पढ़ें, पढ़ लिख करके हमारी बेटियां आगे बढ़ें,
बढ़ रही हैं, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, सिविल सर्विसेज में जाए, लेकिन राजनीतिक जागरूकता बहुत जरूरी है। राजनीतिक तौर पर भी वो पता रहे कि सरकार जो आ रही है उनकी मंशा क्या है, तो उनको आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, कैसी सरकार आना, इस बारे में भी उन्हें जागरूक रहना चाहिए। सर एक लास्ट सवाल और पूछ ले रहा हूँ। सबके जीवन में एक ऐसा भी समय आता है, जैसे आज मैं मान लीजिए मैं कभी कभी कहीं जाता हूँ तो जेब में एक भी रुपए नहीं होते हैं, पर जाना है तो जाना है। क्या आपके जीवन में भी ऐसा समय आया था कि आपको कहीं जाना है और जेब में रुपए नहीं है, वहां जाना भी है? हाँ, ऐसा होता है, हुआ है। ऐसा हुआ आप साहब? कब हुआ था? कहाँ जा? हुआ है, हो जाता है। अच्छा चलिए। तो आप लोगों ने देखा, तमाम चीजें सर ने बताई हैं, तो आप लोगों को बहुत सारी चीजें सीखने को मिली होंगी। सर ने महिलाओं के बारे में बताया, आज के युवाओं के बारे में बताया और कहा कि आजकल जो युवा हैं थोड़ा धूम्रपान से बचे रहें, क्योंकि जीवन में आपको बहुत कुछ करना है, देश का आप सभी लोग भविष्य हैं और कुछ ऐसा करिए कि देश में नाम हो। तो सर मैं आपका दिल की गहराई से धन्यवाद देता हूँ, आपने कीमती समय दिया।